मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा और आज़ाद ही मरूँगा। जी हाँ दोस्तों, एक समय था जब भारत के युवा क्रांतिकारी केवल भारत माता से प्यार करते थे और उनके प्यार में अपने जान को न्यौछावर कर दिया करते थे। हम दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे और आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं उस वीर पुरुष, उस महान व्यक्तित्व के बारे में बात करने जाता हूँ जिनका नाम चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ चंद्रशेखर तिवारी था। आइए आज हम इस ब्लॉग के माध्यम से समझेंगे चंद्रशेखर आज़ाद का बचपन कैसा रहा और उसकी मृत्यु का कारण कैसे यशपाल का प्यार बना। उससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर जरूर करें, बेल आइकन प्रेस कर लें। दोस्तों हम बात करेंगे आज़ाद के बचपन के बारे में। ये बचपन से ही थोड़े से शरारती और सेल्फ रिस्पेक्ट वाले थे। इनकी माता का नाम जगरानी देवी और पिता का नाम सीताराम तिवारी था। 23 जुलाई 1906 ईस्वी को इनका जन्म मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के भौरा नामक ग्राम में होता है, लेकिन ये लोग उन्नाव में रहते हैं। वहीं पर इनके पिताजी पुलिस में वर्क करते हैं। दोस्तों एक कहानी है इनके बारे में कि बचपन में जब ये 13 साल के थे तो इनको आम खाने का बहुत शौक था। एक बार होता क्या है कि एक बागवानी में जाते हैं और वहाँ के माली से अपने पिता के बारे में बता करके आम लेकर के घर आते हैं। यह बात जब उनके पिता को पता चलती है तो उनके पिता इन्हें डांट लगाते हैं और मारते हैं और बोलते हैं कि चलो उस माली से माफ़ी मांगो। लेकिन चंद्रशेखर तिवारी इस बात से इनकार कर देते हैं कि मैं माफ़ी मांगूंगा और गुस्सा होकर के घर छोड़ करके जाते हैं और अपने पिता से बोलते हैं कि पिताजी जब आप मुझे मना करके घर लेकर आएंगे अपने बेटे की तरह, तभी मैं जा करके उस माली से माफ़ी मांगूंगा। इनके पिता भी सेल्फ रिस्पेक्ट वाले जाते नहीं हैं अपने बच्चे को मनाने के लिए। कुछ दिनों बाद वो चले जाते हैं अपने भाई के घर चंद्रशेखर आज़ाद। फिर कुछ महीने बीतते हैं, इनके पिता उन्हें मनाने के लिए नहीं जाते हैं तो वहीं से पास वाले स्टेशन पे जा कर के रेलवे में बैठते हैं और वहाँ से जब सो जाते हैं रेलवे में और जब उनकी नींद खुलती है तो पहुँच जाते हैं मुंबई में। मुंबई में पहुँचते हैं, 13 साल का लड़का, भूख लगी रहती है। एक होटल के सामने जाते हैं, होटल मालिक से बोलते हैं कि हमें कुछ खाने के लिए दीजिए, उसके बदले मैं कुछ आपके काम कर दूंगा। होटल मालिक इनकार कर देता है, लेकिन बार बार मनाने पर होटल मालिक राज़ी हो जाता है और ये वहाँ पर खाते हैं और वहाँ के बर्तन धुलते हैं। फिर वहीं पास में नाव पेंटिंग का एक कारखाना रहता है, वहाँ पर जा कर के ये जॉब करते हैं और कुछ पैसे इन्हें मिला करते थे। दोस्तों उन पैसों से ये सिनेमा देखा करते थे। इनको सिनेमा देखने का बहुत शौक था तो सिनेमा देखा करते थे और उसी सिनेमा में ही जो है भगत सिंह से इनकी मुलाकात भी होती है, जिसकी बात हम आगे करेंगे, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद की। फिर वहाँ से ये थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद एक धोती खरीदते हैं, धोती पहनते हैं, जनेऊ पहनते हैं और इनको पढ़ने का शौक होता है तो ये काशी विद्यापीठ बनारस चले जाते हैं। दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद अपनी शिक्षा के लिए बनारस काशी विद्यापीठ चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद अपनी पढ़ाई संस्कृत और हिंदी लैंग्वेज में करते हैं। दोस्तों ये वही काशी विद्यापीठ है जो क्रांतिकारियों को ही बनाती है। यहीं से हमारे लाल बहादुर शास्त्री भी पढ़े थे। और कौन कौन से लोग पढ़े थे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों एक दिन चंद्रशेखर आज़ाद मार्केट में जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए और बनारस में उस समय एक गुंडे का बहुत खौफ हुआ करता था। वह गुंडा एक लड़की को छेड़ रहा होता है और छेड़ते छेड़ते उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है। चंद्रशेखर आज़ाद गुस्से से लाल, हट्टे कट्टे और ताकतवर थे ही उस गुंडे को पकड़ करके बहुत पीटते हैं। पीटने के बाद वो गुंडा उसके बाद कोई बदमाशी नहीं करता है और उसी घटना के बाद चंद्रशेखर आज़ाद का नाम चंद्रशेखर तिवारी से चंद्रशेखर आज़ाद पड़ा और ये धीरे धीरे फेमस हो गए। उसके बाद दोस्तों 1920 की बात करेंगे, जब चंद्रशेखर आज़ाद ने भारत की स्वतंत्रता में अपना योगदान निभाना स्टार्ट कर दिया था।
1920 में महात्मा गांधी पूरे भारत में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला रहे थे। जब ये बात चंद्रशेखर आजाद को पता चलती है, चंद्रशेखर आजाद महात्मा गांधी की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, उनसे बहुत प्रभावित थे, सारे क्रांतिकारी उनसे बहुत प्रभावित थे। जब ये बात उनको पता चलती है आजाद को, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का पूरी तरह समर्थन करते हैं और सारे लोगों से बोलते हैं कि विदेशी वस्तुओं का यूज ना करें और महात्मा गांधी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सहयोग करें। ये बात रही 1920 की। इस घटना से अंग्रेज बहुत परेशान होते हैं और चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद सरदार गुंडा सिंह एक पुलिस ऑफिसर होते हैं जिन्होंने इनको 15 बेतों की सजा सुनाती है। दोस्तों, वो जो बेत था, जो लाठी थी, उसको पानी में भिगो कर रखा जाता था और जिसके शरीर पर एक बेत पड़ता, चमड़े के साथ साथ मांस को लेकर के बाहर आ जाता। इतना खतरनाक पनिशमेंट था। जब इन और बड़े से बड़े लोग 3 से 4 बेत जाते जाते बेहोश हो जाते थे खाते खाते। लेकिन आजाद को जब पहला बेत मारने के लिए सरदार गुंडा सिंह बोलते हैं, तो उनको बेत मारा जाता है तो बोलते हैं भारत माता की जय। फिर दूसरा बेत मारा जाता है तो वंदे मातरम। तीसरा मारा जाता है, चौथा मारा जाता है। जैसे ही 11वां बेत मारा जाता है बोलते हैं महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय। फिर उसके बाद सरदार गुंडा सिंह जो पुलिस ऑफिसर होते हैं उनसे बहुत प्रभावित होते हैं, उनको अपने घर लेकर जाते हैं, मरहम पट्टी करवाते हैं, भोजन कराते हैं और उनसे बोलते हैं तुम बहुत आगे जाओगे आजाद। उसके बाद अब बात करेंगे, चंद्रशेखर आजाद ने एक ग्रुप बनाया। कौन सा था वो ग्रुप, चलिए बात। जी हाँ दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद चाहते तो कांग्रेस में ज्वाइन करके और अच्छी लाइफ स्टाइल के साथ जिंदगी को बिताते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ऐसा नहीं करते हैं। उस समय कांग्रेस का बहुत रिस्पेक्ट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट किया करती थी। अगर जो कांग्रेस का कोई व्यक्ति जेल जाता तो उनके साथ ए टाइप की फैसिलिटी की व्यवस्थाएं रहती, लेकिन वही कोई क्रांतिकारी जाता तो उसको बेतों की सजा होती, काला पानी की सजा होती, उसको फांसी लगाया जाता। लेकिन आजाद कांग्रेस को ज्वाइन नहीं करते हैं। ज्वाइन बहुत आसानी से कर सकते थे क्योंकि उस समय आजाद बहुत फेमस हो चुके थे। आजाद ठानते हैं एक नए ग्रुप बनाने के लिए। आजाद एक नए ग्रुप बनाते हैं जिसका नाम हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी रखा जाता है, जो बाद में चल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन नाम से जाना जाता है। और इसकी बात मैं अपने पिछले वीडियो जो भगत सिंह का था उसमें कर चुका हूं, उस वीडियो को जरूर आप लोग जाकर के देखें। और अब किसी ग्रुप को बनाने से तो काम चलेगा नहीं, उस ग्रुप में कुछ लोग होने चाहिए। उस ग्रुप को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, फंडिंग की जरूरत होती है। अब ये पैसे लोगों को तो आजाद जी इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन अब इस पैसे को कहां से लाया जाए। पैसे को लाने के लिए अब उन लोगों ने काकोरी कांड की घटना को अंजाम दिया। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे हम काकोरी कांड के बारे में। काकोरी कांड दोस्तों 9 अगस्त 1925 को आजाद, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल और कुंदन लाल, इन लोगों ने मिल करके एक ट्रेन जो काकोरी को जा रही होती है, उसको रास्ते में काकोरी में रोक करके उस ट्रेन को लूटते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस ट्रेन से पैसे और जो भी वस्तुएं होती हैं लूटते हैं और ये लोग बोलते हैं कि हम कोई आतंकवादी नहीं हैं, हम लोग क्रांतिकारी हैं और भारत को आज़ाद करने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। इस घटना के बाद इन लोगों की छानबीन जो है ब्रिटिश पुलिस करती है और सारे लोग पकड़े जाते हैं, केवल आजाद और कुंदन लाल बच जाते हैं। और इसी घटना में अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी जाती है। ग्रुप टूट जाता है और ग्रुप को अब फिर से रिवाइव करने के लिए आजाद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। इसी बीच आजाद जो है भगत सिंह से मिल चुके होते हैं, लेकिन आजाद के ऊपर 2000 रुपए का इनाम रखा गया होता है। इस कारण से आजाद झांसी में सतारा नदी के किनारे एक मंदिर में साधु का भेष बना करके रहते हैं और यहीं पर लोगों को रामायण का पाठ पढ़ाते हैं। एक बार दोस्तों क्या होता है कि आजाद नदी के किनारे रहते हैं और एक सांप उनके पैरों में आकर के लपेट करके और बिना काटे उनको चला जाता है। और इसके बाद सारे लोगों में चर्चा हो जाती है कि ये बहुत ज्ञानी
व्यक्ति हैं और इसका फायदा उठाते हैं और वहाँ पर वो जो है रामायण का पाठ करते हैं। फिर उसके बाद ग्रुप को रिवाइव करते हैं, भगत सिंह, आज़ाद और सारे लोग एक साथ आते हैं। दोस्तों इसी बीच 1927 को भारत में जो है एक बिल आता है साइमन कमीशन के द्वारा, और इसी साइमन कमीशन का विरोध लाला लाजपत राय लाहौर में करते हैं, लेकिन कर्नल स्क्वाट ने इनके ग्रुप पर लाठियां बरसाने के आदेश दे दिए और लाला लाजपत राय के सिर में हेड इंजरीज हो जाती है लाठी लगने से, और इसी के चलते उनकी डेथ हो जाती है। जब यह बात आज़ाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और सारे लोगों को पता चलती है तो ये लोग इसका बदला लेने के लिए प्लान बनाते हैं। प्लान में ये बनता है कि कर्नल स्क्वाट को गोलियों से मारा जाएगा जब वो ऑफिस से बाहर निकलेंगे। ये लोग जाते हैं ऑफिस के बाहर, बंदूक लेकर के इंतजार करते हैं और जैसे ही कर्नल स्क्वाट बाहर निकलते हैं गोली चलाते हैं, लेकिन कर्नल स्क्वाट की पहचान न हो पाने की वजह से वो गोली जाकर के एएसपी सैंडर्स को लग जाती है और एएसपी सैंडर्स की डेथ हो जाती है। उसके बाद ये सारे लोग वहां से भाग जाते हैं और कुछ दिनों तक छुपे रहते हैं। लेकिन दोस्तों 1929 को असेंबली में 2 बिल पास किए जाते हैं, ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल, जिसके विरोध में आज़ाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और सारे ग्रुप के लोगों ने मिल करके प्लान बनाया कि 2 या कुछ लोग जाएंगे असेंबली में, बम फेंकेंगे और इस बात को बोलेंगे कि हमें ये बिल मंजूर नहीं है और भारत के युवा अपने जान का बलिदान देने के लिए तैयार हो गए हैं। होता यही है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त बम ले जाकर के असेंबली में फेंक देते हैं। बम वहां फेंकते हैं जहां पर कोई बैठा ना हो और वहां से इन क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। भगत सिंह भागने का प्रयास भी नहीं करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद इन लोगों के ऊपर 2 केस चलाए जाते हैं, एएसपी सैंडर्स मर्डर केस और असेंबली बम केस। एएसपी सैंडर मर्डर केस में ही इनको फांसी की सजा दी जाती है और राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है। यशपाल, कैलाशपति, वीरभद्र तिवारी, भगवती चरण बोहरा, सुखदेव, जयगोपाल, आज़ाद, ये लोग बचते हैं भगत सिंह और उनके साथियों के मृत्यु के बाद। इन लोगों ने अपने ग्रुप को फिर से रिवाइव किया, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जो है हमेशा से इस बात के खिलाफ थे कि उनके ग्रुप में किसी महिला की एंट्री हो। इसका ये मतलब नहीं कि महिलाओं का इज्जत नहीं करते थे, महिलाओं को वो देवी मानते थे, लेकिन उनको डर था कि किसी महिला के आने की वजह से उनका ग्रुप टूट सकता था। और यही कारण लास्ट में बनता है जो उनकी डेथ का कारण बनता है। एक महिला को यशपाल से प्यार हो जाता है और यशपाल को उस महिला से, और इस स्टोरी को अभी हम लोग समझेंगे। उससे पहले थोड़ा सा जो पूरे देश को आज़ाद करने की सोच थी आज़ाद की कि कैसे करेंगे, उसके बारे में समझ लेते हैं। हुआ ये था दोस्तों, आज़ाद भारत के सभी क्रांतिकारियों को इकट्ठा करके हर जगह एक साथ ही क्रांतिकारी गतिविधियों को चालू करना चाहते थे। इसी सिलसिले में सुखदेव और जयगोपाल एक घर में बम बना रहे होते हैं और उस बम से बचे हुए पिप्रिक एसिड का सॉल्यूशन नाली में बह करके जाता था, लेकिन इस बात से ये लोग अनजान थे। जब ये बात सॉल्यूशन की बात ब्रिटिश पुलिस को पता चलती है तो उसकी जांच होती है और ब्रिटिश पुलिस चारों तरफ से इन लोगों को घेर करके पकड़ लेती है। और जब सुखदेव और पकड़े जाते हैं तो इनको ले जाकर के जेल में पीटा जाता है और शरीर कितना सहे। पीटने के बाद ये सारे प्लान, आज़ाद के प्लान को ब्रिटिश गवर्नमेंट को बता देते हैं। और फिर क्या था, छानबीन स्टार्ट होती है। इस बात से आज़ाद बहुत नाराज होते हैं, लेकिन फिर क्या किया जा सकता था, ये प्लान टूट जाता है। और उसके बाद उनका ग्रुप टूटना स्टार्ट हो जाता है। यशपाल को एक लड़की से प्यार हो जाता है और ग्रुप को चलाने के लिए जो पैसे आते थे यशपाल उससे अपने लिए कपड़े खरीदते, लड़की को पैसा देते हैं और घुमाते फिराते सारा पैसा उधर ही खर्च कर देते थे। और यहाँ पर लोग खाने के लिए तड़प रहे हैं, ग्रुप को चलाने के लिए तड़प रहे होते हैं। और जब ये बात पता चलती है आज़ाद को तो आज़ाद बहुत नाराज होते हैं और उनको अपने ग्रुप से मारने या बाहर निकालने के लिए
कहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वीरभद्र तिवारी कैलाशपति भी जा करके उनकी हेल्प करते हैं यशपाल की। और होता क्या है, ग्रुप टूट जाता है। और एक बार फिर सुखदेव जब बाहर आते हैं तो आज़ाद किसी सिलसिले से आगे की क्रांतिकारी गतिविधियों को कैसे आगे चलाया जाए उसको बात करने के लिए इलाहाबाद गए होते हैं। और समय था, वो अल्फ्रेड पार्क में टहल रहे होते हैं, सुखदेव से बात कर रहे होते हैं और राजगोपाल से। और ये यशपाल जा करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को साइकिल से बता देते हैं कि ये यहाँ पर आज़ाद हैं, उनको जा करके मार दीजिए। चारों तरफ से प्रशासन उनको घेर लेता है, लेकिन सुखदेव और राजगोपाल वहाँ से भाग निकलते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद नहीं जाते हैं और एक जामुन के पेड़ के पीछे छिप करके अपनी पिस्तौल से उन लोगों का सामना करते हैं। और लास्ट गोली जब बचती है और उनको जाने के लिए कोई मौका नहीं मिलता है तो अपनी कनपट्टी पर लगाते हैं और गोली से अपने आप को मार लेते हैं। मरने के बाद पुलिस ने उनको चारों तरफ से सैकड़ों गोलियां बरसाई, उनकी पूरी बॉडी छलनी हो गई। लेकिन आज़ाद थे, आज़ाद हैं और आज़ाद रहेंगे। दोस्तों, मेरी आपसे विनती है कि इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे महान क्रांतिकारियों के बारे में सबको बताएं, जागरूक करें कैसे हमारा देश आज़ाद हुआ है। सुखदेव एक बार अब जलते हुए चिमटे को अपने छाती पर रख लिए थे और जब आज़ाद पूछे थे ऐसा क्यों कर रहे हो तो उन्होंने बोला कि जब मुझे ब्रिटिश अधिकारी पनिशमेंट देंगे तो देख रहा हूँ मैं सहन कर पाऊंगा कि नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ। नमस्ते दोस्तों, और मेरी वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।